जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बेसिक टर्म्स हम जेनेटिक्स की कर रहे हैं और आज उसमें प्लियोट्रॉपी एक टर्म है और इसमें एक्सप्रेशन ऑफ अलील्स फॉर वन ट्रेट हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द अदर ट्रेट। एग्जांपल इसकी सिकल सेल म्यूटेशन है आफ्टर द प्रोटीन हीमोग्लोबिन which carries oxygen, insufficient oxygen will cause RBCs to sickle and eventually burst और अनीमिया हो जाता है। होता क्या, जो हीमोग्लोबिन बनाने वाला जीन है उसके अंदर म्यूटेशन होती है, प्रॉपर हीमोग्लोबिन बनता नहीं है और जो सेल है उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो सिकल टाइप हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीजन लोड ही नहीं होती। नतीजा ये है कि सेल जो है वो एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और जब वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा तो जो पेशेंट है वो अनीमिक फील करता है। पेशेंट कहना चाहिए या जो पर्सन कहना चाहिए उसको, ठीक है। हम कहते हैं जी खून की कमी हो गई है। सेकेंडरी इफ़ेक्ट इसके क्या हैं, इसमें हार्ट अटैक हो जाता है, लंग डैमेज हो जाता है, किडनी एंड हार्ट फेलियर, स्कल डिफॉर्मेशन, मेंटल इम्पेयरमेंट। जब अभी बाज़ जो बच्चे हैं बिफोर बर्थ उनको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, लेकिन चूँकि मदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है तो किसी हद तक वो कंपनसेट हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ये इफ़ेक्ट जो है वो सीवियर हो जाता है। इसके बाद जो सिकल सेल बुनियादी तौर पे सरवाइव क्यों करता है, एक ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि ये अच्छा इसका एक तरह से एक फ़ायदा भी है लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि ये फिर जो म्यूटेशन है वो पॉपुलेशन के अंदर सरवाइव कर जाती है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है कि होमोज़ाइगस फॉर कंडीशन डाई इन early 40s, no care, extremely debilitating, severe anemia, poor circulation है, physical weakness, impaired mental function है, spleen damage हो जाती है। लेकिन ये मेंटेन क्यों रहती है? इसमें एक तो प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब किसी को अनीमिया हुआ होता है, ये पेशेंट एनीमिया का, तो उसकी प्रोटेक्शन बहुत होती है, ख़ासतौर पर ह्यूमन के अंदर उसको संभाल के रखा जाता है, उसकी डाइट का ख्याल रखा जाता है, उसको एक्सपोज नहीं किया जाता, तो उस वजह से वो काफ़ी हद तक सर्वाइव कर जाते हैं वो इंडिविजुअल जिनको सीवियर एनीमिया हो। दूसरा ये है कि वो मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि उनके अंदर बुनियादी तौर पे सेल की शेप ऐसी होती है कि प्लाज्मोडियम को वहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नतीजा कि ऐसे लोगों को जिनको अनीमिया हो उनको मलेरिया नहीं होता। ख़ास तौर पे जो हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज़ हैं वहाँ पर ये सिकल सेल अनीमिया भी काफ़ी है और साथ साथ मलेरिया भी काफ़ी है, और वहाँ पर ज़्यादा उसकी रेशो होने की वजह भी अनीमिया की यही है कि वो जो पेशेंट हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बड़ा मतलब नेचर जो है वो स्लाइटली उसको आप क्रूअल कह सकते हैं, वो नहीं चाहती कि कोई भी जो सिक जीन है या सिक कलील है वो किसी पॉपुलेशन के अंदर सरवाइव करे। तो उसने उसके लिए एक ही रखा हुआ है कि वो डिलीट हो जाता है, वो पैरिश हो जाते हैं एज ए इंडिविजुअल और बिफोर गेटिंग द मैच्योरिटी। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंसेस में तरक्की हुई है और केयर एंड प्रोटेक्शन ह्यूमन में ज़्यादा हुई है, तो अब ज़रा सूरत हाल जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। पेशेंट जो है वो सर्वाइव भी कर जाते हैं और सम टाइम उनमें रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाती है। मेडिसिन बहुत सारी आ गई हैं जिससे सर्वाइव करते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये हो जाता है कि वो जीन या वो अलील पॉपुलेशन के अंदर रन करना शुरू कर देता है और उसकी मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये अलील जो हमने यहाँ दिखाए हुए हैं, एस अगर कैपिटल एस है तो नो सिकल सेल एनीमिया, ये बेसिकली सिकल सेल एनीमिया रिसेसिव है। एंड स्मॉल एस सिकल सेल एनीमिया, ये जैसे हमने कहा ये रिसेसिव ट्रेट है।
स्मॉल एस होगा तो सिकल सेल एनीमिया होगा, और कैपिटल एस होगा तो नॉर्मल होगा। लेकिन इसमें अगर नॉर्मल डबल एस कैपिटल एस है तो वो रेजिस्टेंस कोई नहीं होगी मलेरिया से, और वो इंडिविजुअल जो है वो मलेरिया का शिकार हो जाएगा। इसके मुकाबले में अगर कोई इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है तो नॉर्मली वो नॉर्मल नज़र आ रहा है, उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया नहीं है, लेकिन चूंकि उसके अंदर कैरियर है तो रेजिस्टेंस है वहाँ पर, और वो सर्वाइव कर जाएगा, आगे पॉपुलेशन के अंदर फैलेगा। और अगर उसमें स्मॉल एस है, सिकल सेल रेजिस्टेंस इसके अंदर है, सिकल सेल हैं और रेजिस्टेंस किसके खिलाफ है? अगेंस्ट मलेरिया। सो ये भी सर्वाइव कर जाएगा। तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। आप ये देखें, एक हेट्रोजाइगस और ये भी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की जब क्रॉस होगा तो उसमें एक इंडिविजुअल जो है वो आपके पास होमोजाइगस है, सिकल सेल एनीमिया के लिए नॉर्मल, देखने को नॉर्मल है फिनोटाइप। ये हेट्रोजाइगस है, देखने को नॉर्मल है बट हेट्रोजाइगस है, इसमें एक अलील जो है वो सिकल सेल एनीमिया का है, और यहाँ भी ऐसे ही है। और ये इंडिविजुअल जो है ये अनीमिक है। ये 3 children डू नॉट हैव सिकल सेल एंड वन डज। एक के अंदर है 3 children प्रोटेक्टेड, 1 इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम मलेरिया। ठीक है। अच्छा, अब मैंने उनको बताया कि इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जब मलेरिया उनको नहीं होता दैट्स फाइन, क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मलेरिया से मर जाते हैं, लेकिन जिनको सिकल सेल एनीमिया है उनको कम होता है मलेरिया। नेक्स्ट एक और टर्म है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। इसमें एक एग्जांपल जो है वो पॉलीडेक्टाइली है, एक्स्ट्रा फिंगर टोज। एक बाज़ लोगों के 6 उंगलियां होती हैं, पैरों की या हाथों की भी, तो वहाँ पर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है विच एग्जिबिट इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट अलील समटाइम डज नॉट डिटरमिन द फिनोटाइप। डोमिनेंट अलील है वो एक्सप्रेस नहीं करता, और एक एक्स्ट्रा फिंगर जो है वो बन जाती है, वो प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा होता। सम हु इनहेरिट पॉलीडेक्टाइली अलील आर फिनोटिपिकली नॉर्मल। अलील नॉर्मल हैं बट वो क्या है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे। एक और टर्म हमारे पास है एपिस्टेसिस, व्हेन वन जीन पेयर मास्क प्रिवेंट्स अनदर जीन पेयर एक्सप्रेशन। एक जीन है, अब अलील की बात नहीं हो रही, माइंड इट जीन्स की बात हो रही है। जीन अलग अलग होते हैं, अलील जो हैं वो एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, और हर जीन जो है वो डिफरेंट करैक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा होता है। अब यहाँ पर एक जीन जो है वो दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है या उसको आल्टर कर रहा है, यू कैन से, इसे एपिस्टेसिस कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो लैब्राडोर फॉर कलर है। लैब्राडोर डॉग्स होते हैं, आप जिन लोगों को डॉग्स का शौक है उन्हें पता है, ये खासी महंगी टाइप है या किस्म है डॉग्स की। तो इसमें जो डोमिनेंट है कैपिटल बी, वो ब्लैक फर के लिए। तो कोई भी अगर लैब्राडोर होगा तो उसमें जो फर कलर है वो अगर कैपिटल बी है तो ब्लैक बनेगा, और कैपिटल बी स्मॉल बी है तो ब्लैक बनेगा, और अगर स्मॉल बी है तो ब्राउन बनेगा। एक और जीन है जो इस पे इफेक्ट कर रहा है, और वो है मेलानिन डिपॉजिटेड जीन, जो मेलानिन बनाता है। मेलानिन आपको पता है, हमारे जो ब्लैक कलर हमारे हेयर्स का है, हमारी स्किन का कलर है, वो मेलानिन से है। ये इससे पिगमेंट जो एक जीन्स बनाते हैं, जिससे प्रोटीन इन नेचर। सो अगर कैपिटल ई है तो मेलानिन बनेगा, और अगर कैपिटल ई स्मॉल ई है तो भी बनेगा, और अगर स्मॉल ई तो मेलानिन नहीं बनेगा। सो अगर एक ही इंडिविजुअल के अंदर जो मेलानिन डिपॉजिटिंग जीन है, माइंड इट, वो रिसेसिव है तो मेलानिन नहीं बनेगी। तो कलर जो है वो कोट कलर जो है वो मेलानिन ना होने की वजह से
येलो हो जाएगा, ठीक है। सो द रिसेसिव जीनोटाइप ऑफ कैपिटल E small e will cause no melanin deposition. Thus the resulting fur coat will be yellow even when capital B or small b alleles are present. स्मॉल बी ब्राउन बनाता है, कैपिटल ब्लैक बनाता है। ये दोनों अगर हैं भी और मेलानिन नहीं आ रहा तो कोट कलर जो है वो येलो हो जाएगा, क्योंकि ये दो कलर जो दे रहा है वो मेलानिन दे रहा है। इनको कंट्रोल बेसिकली मेलानिन कर, इसको हम एपिस्टेसिस कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन से फिनोमेना। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएशन है इन ट्रेट्स। कंटिन्यूस वेरिएशन इन ट्रेट्स पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस है। इसमें हमने पहले पढ़ा था मल्टीपल अलील्स। माइंडेड स्टूडेंट्स, मल्टीपल अलील और पॉलीजीन में डिफरेंस याद रखिएगा। मल्टीपल अलील्स के अंदर एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट अलील हैं, 2 से ज़्यादा अलील पॉपुलेशन के अंदर रन करते हैं। यहाँ पर एक करैक्टर को एक से ज़्यादा जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। बाज़ आपने देखा होगा कि करैक्टरिस्टिक है, उनके अंदर बहुत सारी वेरिएशन आपको नज़र आती हैं, जिसमें आप देखें कि हाइट है। अब ये नहीं है कि कुछ लोग बहुत छोटे हैं और कुछ लोग बहुत बड़े हैं, बल्कि एक रेंज है बाकायदा लोगों की। अगर आप एक लाइन में 100 बंदों को खड़ा करेंगे तो एक जो कर्व बनेगा वो बहुत इवन होगा, जिसको आप कहेंगे कि एक ख़ास पहलू से वो राइज करता जाएगा। इसी तरीके से स्किन कलर है, आई कलर है, ये भी वेरिएशन है बेशुमार। तो इनको एक से ज़्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं, जीन कंट्रोल करें, नॉट अलील्स। सो मल्टीपल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। स्किन एंड आई कलर, हाइट, a great deal of variation exists resembling a bell-shaped curve. Look at human height. A few genes regulate height, but there exists a normal amount of variation. What factors contribute to the height? इसमें बेसिक जो है वो जीन है, और इसके अलावा फिर डाइट है, एनवायरनमेंट है। ये देखिए हाइट ऑफ द ह्यूमंस, बिल्कुल अगर हम खड़ा करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप, मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट्स है। फर कलर इन सियामीज कैट और हिमालयन रैबिट, सीड सेंसिटिव एंजाइम्स दैट प्रोड्यूस मेलानिन। वहाँ पर जब गर्मी होती है तो उनका कलर डार्क हो जाता है, जब सर्दी होती है तो उनका कलर जो है वो वाइट रहता है। हमारा अपना इंसानों के अंदर आप देख लीजिए, जब गर्मी होती है तो वो पंजाबी के अंदर रंग काला हो गया, पहले मैंने आपको शायद बताया था। तो बेसिकली होता है क्या है कि मेलानिन की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। फ्लावर कलर ऑन हाइड्रेंजिया प्लांट इन्फ्लुएंस बाय द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल के अंदर अगर ज़्यादा एसिडिक है तो कलर और होगा, और कम है तो और होगा। हाइट ऑफ यारो प्लांट कटिंग्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन ऑफ द प्लांट। प्लांट अगर नीचे लगाए हुए हैं या किसी हिल के ऊपर लगाए हुए हैं, कितनी हाइट पे लगाए हुए हैं, कितनी एलिवेशन पे लगाए हुए हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो उनकी जो हाइट है वो चेंज होती जाएगी। जो टॉप पे हैं वो परहैप्स जो प्लांट होंगे वो और हाइट के होंगे, और जो अगर ग्राउंड पे लगाए हुए हैं तो वो और होंगे। हाइट से मुराद हमारी माउंटेन्स एंड हिल्स की बात हो रही है। कंटिन्यूस वेरिएशन ट्रेट्स की हमने बात कर ली। जेनेटिक्स अलाउज टू प्रेडिक्ट जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट देयर आर मैनी एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एक्चुअल फिनोटाइप ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। क्लेफ्ट लिप है, जिसमें तालु कटा हुआ नज़र आता है। क्लब फुट है, स्ट्रेट फुट होते हैं लोगों के, जो पैर सीधे होते हैं। जो आम तौर पे लोग साहिलों के ऊपर रहते हैं, जो पानी के करीब रहते हैं, उनके पैर जो हैं वो आम तौर पे सीधे होते हैं। तो एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट करता है, जो पर बाद में जेनेटिक्स पे चला जाता है। हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर आपने देखा एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट करता है। बाज़ लोग जेनेटिकली बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं या उनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ 1 ख़ास तौर पे जो है वो जेनेटिक्स है। डायबिटीज़ 2 जो है वो एनवायरमेंटल है। स्किज़ोफ्रेनिया है, उसमें भी आप देखें कि जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, हालांकि वो भी जेनेटिक है। एलर्जीज़ बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है। जैसे पोलन का मौसम आता है तो कैंसर्स हमारे यहाँ बेशुमार ऑन्कोजीन्स हैं, लेकिन जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है तो वो ज़्यादा अफेक्ट करता है।
So an individual's phenotype is the outcome of the complex interaction among all its genes and environment in which it lives. Gene and environment interaction, ये रिज़ल्ट है जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स हमें नज़र आते हैं. Thank you very much students. Perhaps you must understand the things and you enjoyed the lecture. Next इंशाल्लाह हम लेक्चर के साथ दोबारा